हेलो एवरीवन, सरल एजुकेशन में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि एक कहानी है ओल्ड लेडी की। और जैसा कि आप जानते हैं, पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक फ़ोटो फ्रेम। तो आप सोच रहे होंगे क्या सर हम आज एक ओल्ड लेडी की फ़ोटो फ्रेम के बारे में पढ़ने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ओल्ड लेडी की फ़ोटो फ्रेम के बारे में बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं हैं। लेकिन इस कहानी में हम इतना ज़रूर समझेंगे कि एक ओल्ड लेडी समय के गुजरने के साथ साथ किस प्रकार से एक फोटो फ्रेम बनकर रह जाती है। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दिल छूने वाली कहानी है। इसे आप बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। तो चलिए कहानी को समझने से पहले हम कहानी के ऑथर खुशवंत सिंह जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी समझ लेते हैं। खुशवंत सिंह जी का अगर फुल नेम पूछा जाता है आपसे तो आपको बताना है खुशवंत सिंह, यही इनका फुल नेम है। इनका वॉर नेम जो है वो है खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह भी इन्हीं का नाम है। जब ये बॉर्न हुए तब इनका नाम खुशहाल सिंह रखा गया। उस समय खुशहाल सिंह कहा जाता था उनसे। ही वॉज ऑल्सो अफेक्शनेटली कोल्ड शैली। इनको उनके परिवार के द्वारा शैली भी कहा जाता था। इनके पिता का नाम सर शोभा सिंह है। इनकी माँ का नाम वरियम कौर। अच्छा, कहीं कहीं इनकी माता का नाम विद्यावती भी देखा गया है। ठीक है, यदि बाई चांस ऐसा आ जाता है ऑप्शन में बरियम कौर ना दिया हो और विद्यावती दिया हो तो हम विद्यावती को भी टिक कर देंगे, राइट टिक कर देंगे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 2 फरवरी 1915 को इनका जन्म कहाँ हुआ? हडाली में। ये पहले पंजाब में था, अब ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, डाइड, ये कब खत्म हुए? तो 20 मार्च 2014 को ये खत्म हुए। कहाँ? इन न्यू दिल्ली, इंडिया। अर्ली स्कूल एजुकेशन, जो प्रारंभिक इनकी स्कूल की जो शिक्षा हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो उसको ध्यान रखना है। यदि पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है मॉडर्न स्कूल दिल्ली में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। और बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए इन्होंने कहाँ से किया है? सेंट स्टेफेंस कॉलेज दिल्ली से। हायर एजुकेशन इन लंदन, इन्होंने हायर एजुकेशन कहाँ से की है? लंदन से। लंदन से इन्होंने क्या किया है? एलएलबी की है, लॉ की पढ़ाई की है एट किंग्स कॉलेज से। ये किंग्स कॉलेज याद रखना है। राइटिंग स्टाइल क्या है इनकी? बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्पष्ट इंग्लिश में इन्होंने अपने पूरे लेख लिखे हुए हैं। राइटिंग अबाउट, किस किस चीज़ के बारे में इन्होंने लिखा है तो हम मेनली समझ लेते हैं। पार्टीशन एंड सिख आइडेंटिटी, जब भारत का पार्टीशन हुआ उसके बारे में इन्होंने लिखा और सिख आइडेंटिटी के बारे में भी इनके द्वारा लिखा गया है। खुशवंत सिंह जी के फेमस वर्क देख लेते हैं कुछ हम, बाकी फिर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इनका, उसमें समझेंगे। तो इनके जो फेमस वर्क हैं उसमें सबसे फेमस जो है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि 1956 में पब्लिश हुआ। इसके बाद हम देखेंगे आई शैल नॉट हेयर द नाइट एंगल 1959, दिल्ली अ नोवेल 1990। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम द कंपनी ऑफ वुमेन 1999। और इनकी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन जो है वो भी है इसमें, देखें हम द कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ खुशवंत सिंह। ये जो हम पढ़ने वाले हैं आज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वो इसी कलेक्शन से ली गई है। ठीक है, पैराडाइज एंड अदर स्टोरीज, इस प्रकार से ये इनके कुछ मेजर वर्क हैं, फेमस वर्क हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अ वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी अबाउट हिज ग्रैंडमदर, ये जो कहानी है खुशवंत सिंह जी की दादी के बारे में है। टाइटल क्या है इस कहानी का? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये किस प्रकार की कहानी है? ऑटोबायोग्राफी है, ये इनके द्वारा लिखी गई है। ऑथर हम, जैसा कि हमें पता है खुशवंत सिंह जी ही ऑथर हैं इनके। और जेनर क्या है कहानी का? ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है ये, नॉन फिक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। अब हम थीम को समझ लेते हैं। थीम क्या है इसकी? ग्रैंड मदर ग्रैंड सन रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है इसमें। सेल्फलेस लव एंड केयर,
ट्रेडिशन एंड वर्सेस मॉडर्न लाइफ के बारे में बताया गया है। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ के बारे में है ये कहानी। स्पिरिचुअलिटी एंड सिंपलिसिटी के बारे में है। लोनलीनेस एंड चेंज, परिवर्तन के बारे में है। लोनलीनेस मीन्स अकेलापन, चेंज परिवर्तन, डेथ मृत्यु के बारे में, एंड एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस के बारे में है, मतलब जो कुछ है वो सब स्वीकार लिया जाता है एक समय, तो उसके बारे में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। The story describes the different stages of their relationships, how they were very close in his childhood. बचपन में वो किस प्रकार से दादी के पास रहते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। How they drifted apart as he grew up. जब वो बड़े होते हैं तो कैसे धीरे धीरे दादी से उनकी दूरी बढ़ती जाती है, कैसे कैसे वो दूर हो जाते हैं। How she finally passed away peacefully. और कहानी अंत में ये बताती है कि किस प्रकार से वो शांतिपूर्ण तरीके से अंत में सभी से दूर हो जाती हैं। चलिए तो फिर हम कहानी को शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छी कहानी है, काफ़ी मार्मिक चित्रण है इसमें, मार्मिकता है, आपके दिल छूने वाली कहानी है। तो इसको बहुत ही अच्छे से सुने आप लोग, और आपको देखना काफ़ी मज़ा आने वाला है इस कहानी में, और बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब ये कहानी चलती है तो सभी, क्योंकि आप सभी लोग की दादी हैं, और जिन्होंने ये समय जिया है अपनी दादी के साथ, मैंने भी जिया है अपनी दादी के साथ, तो मैं बड़ी मुश्किल से इस कहानी को समझा पाता हूँ। थोड़ा सा वाकई में दिल छू लेने वाली कहानी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ये सोचें कि ये हमारी ही कहानी है, तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये पिक्चर्स को आप ध्यान से देखते रहिए। ये पिक्चर्स यदि आप अपने दिमाग में रखते हैं, उससे को रिलेट करते हैं कहानी को, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाली है। हमने आपके लिए ये कहानी इतनी अच्छे से तैयार की है, पूरी की पूरी कहानी आपको इजीली एक पिक्चर की कहानी की तरह समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो पूरी कहानी है, जैसा कि आपको पता है, ये खुशवंत सिंह जी की, मतलब ऑथर जो हैं इस कहानी के, उनकी और उनकी दादी के बारे में है। तो अब जो ऑथर हैं, हम बार बार खुशवंत सिंह जी का नाम ना लेते हुए हम कहेंगे ऑथर, ठीक है। तो ऑथर क्या कहते हैं, लेखक क्या कहते हैं, माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एंड ओल्ड वुमन। और ऑथर कहते हैं कि जैसे मेरी दादी है वैसे सबकी दादी है, जैसी सबकी दादी है वैसी मेरी दादी है। क्या मतलब हुआ इसका, वो ये कहते हैं कि जैसी मेरी दादी एक बुजुर्ग महिला है, वैसे ही सबकी दादी हैं, और जैसी सबकी दादी बुजुर्ग महिला है वैसे ही मेरी दादी है एक बुजुर्ग महिला। तो ऐसा ऑथर कहते हैं। और वो क्या कहते हैं आगे देखें, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years डेट आई हैड नोन हर। और वो आगे ये कहते हैं कि मैं जब से दादी को जानता हूँ, जब से मैं इनको देख रहा हूँ, वो मुझे पिछले 20 सालों से ऐसी ही नज़र आ रही हैं कि बुजुर्ग हैं और उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई, वो ऐसी ही नज़र आ रही हैं। अब क्या होता है, पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। अब ये वाली बात से तो मुझे और ताज्जुब लगता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी जो दादी हैं, एक समय था जब ये बहुत जवान थी, सुंदर थी, लोग इनकी तारीफें किया करते थे सुंदरता की। तो अरे, दादी सुंदर भी थी, जवान भी थी, वो तो ठीक है। आगे देखो, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। और लोग ये भी कहते थे इनका एक हस्बैंड भी था, इनका एक पति भी था। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बट डेट वाज हार्ड टू बिलीव। ये एक ध्यान रखना, हार्ड टू बिलीव मतलब विश्वास करना मुश्किल होना। तो वो ऑथर बोलता है, अच्छा इनका हस्बैंड भी था, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, इनका हस्बैंड भी हो सकता है। दादी ऐसी दिख रही है दादी, और इनका हस्बैंड, संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से ऑथर बताते हैं अपनी दादी के बारे में। अब आगे देखें और क्या बताते हैं वो अपने दादा के बारे में। क्या बताते हैं कि माय ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट,
मेरे दादाजी का एक जो चित्र है वो क्या है, हंग, हंग मतलब टंगा हुआ है, अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। वो जो उनका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम पर जो मेंटल पीस है, मेंटल पीस समझते हैं किसे कहते हैं अपन मेंटल पीस? मेंटल पीस का मतलब होता है कि जो फर्नेस होता है, फर्नेस समझते हैं? ये जो फर्नेस है, ये आप देख रहे हैं जहाँ पर ये घरों में होते हैं, बड़े बड़े घरों में जो तापते हैं, आग जला लेते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब बारिश होती है, हीरो हीरोइन किसी जगह जब छिपते हैं बारिश से बचने के लिए, तो वहाँ पर आग जलती हुई मिलेगी इस प्रकार से। इसके ऊपर की जो सेल्फ होती है, ये जगह होती है सजावट की, इसके ऊपर जो ये इनके दादाजी का, ये ग्रैंडफादर का ये पोर्ट्रेट लगा हुआ है, ठीक है। इस जगह को हम बोलते हैं मेंटल पीस। तो समझ में आया यहाँ तक? तो क्या है, दोबारा अपन समझ लेते हैं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम के मेंटल पीस पर वो बोलते हैं मेरे दादा का चित्र टंगा हुआ है। ही बोर, उन्होंने पहना हुआ है, क्या पहना है वो उसके बारे में बता रहे हैं। आ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है। एंड लूज फिटिंग क्लोज, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए। ये दादाजी के बारे में ऑथर बताते हैं। हिज लॉन्ग वाइड बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और वो बताते हैं कि उनकी एक सफ़ेद सी दाढ़ी है। ये दाढ़ी जो देख रहे हैं आप, सफ़ेद सी दाढ़ी है उनकी, लंबी दाढ़ी है। उस दाढ़ी ने क्या कर रखा है, उनके सीने का ज़्यादा भाग, आधा आधा भाग कह सकते हैं अपन, बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट, उनके सीने का आधा भाग ढका हुआ उस दाढ़ी से। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो दादाजी कितने साल के हों, 100 ईयर्स के हों। दादाजी 100 साल के हों ऐसे नजर आते हैं, और दादी के ये पति होंगे, विश्वास ही नहीं होता। चलें आगे बढ़ते हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ, और इन्हें दादाजी को देख के लगता ही नहीं है कि ये एक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिनकी एक वाइफ भी होगी, वो भी मेरी दादी, इनकी वाइफ। ऐसा कौन कहता है? ऑथर, ठीक है, खुशवंत सिंह जी कहते हैं ऐसा। और चिल्ड्रन, और वो कहते हैं उनके बच्चे भी होंगे, मुझे तो ये भी विश्वास नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, और मुझे इस बात पे तो विश्वास होता है कि ये जो हैं इनकी पत्नी होगी, इनके बच्चे होंगे, इस बात पे तो विश्वास नहीं होता मुझे। हाँ, इनके बहुत सारे पोते जरूर हो सकते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन जरूर हो सकते हैं। तो ऐसा वो कौन विश्वास करता है, कौन कहता है ऐसा? ऑथर कहता है। चलें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार कहानी है, थोड़ा सा सुनते रहें, समझते रहें, आपको खूब मज़ा आने वाला है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। चित्र को भी देखते रहें ध्यान से, जिससे कहानी में जुड़ाव बनेगा आपका, और आपको जब एग्ज़ाम में आप जब क्वेश्चंस करने वाले होंगे तो ये चित्र की मदद से आपको आंसर ध्यान आएंगे। तो देखें अब क्या होता है आगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। अब वो जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं, उनके यंग और प्रिटी होने की बात जो है, जवान थी वो बहुत सुंदर थी, ये जो बात है, मुझे इस विचार पे थोड़ी सी, ये वाला जो विचार थोड़ा अजीब सा लगता है। लोग जो कहते हैं कि जवान थी और बहुत ही सुंदर थी, तो मुझे तो थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ मुश्किल है, ऐसा तो खैर नहीं हो सकता। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, और दादी, जो मेरी दादी जो हैं, वो हमें उन खेलों के बारे में बताती हैं जो वो बचपन में खेला करती थी। अब वो ऐसे ऐसे खेलों के बारे में बताती थी जिन्हें मतलब हमें ऐसा लगता था कि ऐसे खेल भी हो सकते हैं क्या। लंगड़ी, उनके हमारे समय लंगड़ी खेलते थे, छिया पत्ती खेलते थे, छिपम छिपाई खेलते थे। देखिए ऐसे कोई खेल होते हैं क्या, आजकल तो कोई नहीं खेलता। तो वो विश्वास नहीं करता, उसे कैसा लगता है ऑथर को। सी डेट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us.
और दादी हमें जो कहानियाँ सुनाया करती थी, फेबल सुनाया करती थी, तो हमें तो ऐसा लगता है दादी ये सब कहानी ही सुना रही हैं, मतलब इसमें सच्चाई नहीं। ऐसा कौन सोचता है? ऑथर सोचता है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली वेंट। और ऑथर कहता है कि मेरी दादी थोड़ी सी छोटी थी, थोड़ी सी मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई रहती थी, क्योंकि वो बुजुर्ग थी इसलिए थोड़ी झुकी हुई रहती थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और ऑथर कहता है कि मेरी जो दादी का चेहरा था वो कैसा था? क्रिस क्रॉस था। मतलब क्या है? आड़ी तिरछी लाइनें जा रही थी उनके चेहरे से। उनके चेहरे पे कैसी लाइनें जा रही थी? आड़ी तिरछी। और जो झुर्रियों के रूप में आड़ी तिरछी लाइनें थी। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब वो उनके चेहरे से कहीं से भी शुरू होती थी और कहीं भी खत्म हो जाती थी। इस प्रकार के वो अपनी दादी के बारे में बताते हैं। और वो बोलता है, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और जैसा मैंने उन्हें देखा है मुझे विश्वास है दादी हमेशा से ही बुजुर्ग ही रही होंगी, ये कभी जवान थी ही नहीं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और मुझे लगता है कि ये पिछले 20 सालों से अपनी एक ही एज पर अटकी हुई हैं, ना तो ये और बूढ़ी हो रही हैं और ना ये कभी जवान थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, ये कभी सुंदर थी ही नहीं। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन ऑथर ये भी कहता है उसके लिए तो वो हमेशा सुंदर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप चित्र देख रहे हैं, ध्यान से देखें। दादी नज़र आ रही हैं, सफ़ेद साड़ी पहने हुए हैं, एक हाथ उनका कमर पर है, एक हाथ में ये उन्होंने माला ली हुई है और ये आंगन में चल रही हैं, घर में चल रही हैं। ठीक है, तो अब इसी बारे में हम इसको पढ़ेंगे। देखो, शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary। तो इसको समझें। देखो थोड़ा थोड़ा समझते जाएं, एक साथ तो समझ में हो सकता है दिक्कत आएगी। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, जो सफ़ेद साड़ी में क्या करती हैं? घर में घूमती रहती हैं इधर से उधर। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। और वो थोड़ा सा जो उनका झुकाव होता है, अगर हाथ नहीं रखेंगी ज़्यादा झुक जाएंगी, तो झुकाव को बैलेंस करने के लिए वो अपना एक हाथ कहाँ रखती हैं? अपनी कमर पर रखती हैं। वेस्ट मतलब कमर। एंड द अदर टेलिंग, और अदर मतलब दूसरा हाथ, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी माला के मनके को जपती रहती हैं, घुमाती रहती हैं। मन का मतलब मोती, मोती को ऐसे करती रहती हैं, राम 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 राम, तो एक एक मोती को वो करती रहती हैं। ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। और वो ये कहता है ऑथर कि मेरी जो दादी है उसके जो सुनहरे मतलब सुनहरे नहीं, चांदी जैसे जो बाल हैं वो कैसे हैं? उनके चेहरे पर पेल और पकड़ फेस पर फैले रहते हैं। मतलब पेल मतलब पीला सा चेहरा, पकड़ फेस कैसे कहते हैं? पुचका बोल दें या पिचका हुआ बोल दें, तो आगे की तरफ हो जाता है चेहरा, उसको बोलते हैं पकड़ फेस। ठीक है, तो क्या बना के दिखाऊं फेस? पकड़ फेस कैसे बनेगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और उनके जो होंठ होते हैं लगातार हिलते रहते हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं? प्रे करती रहती हैं, तो उनके होंठ लगातार हिलते रहते हैं। लेकिन क्या होता है? उनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आती प्रेयर की, तो इसलिए क्या कहा गया है? इनऑडिबल प्रेयर। ऑडिबल नहीं है, सुनाई नहीं देगी आपको, हमें जो सुनाई नहीं देती उसको बोलते हैं इनऑडिबल प्रेयर। लेखक कहते हैं यस शी वॉज ब्यूटीफुल। लेखक कहते हैं वास्तव में वो मेरी दादी बहुत सुंदर हैं। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। आप यहाँ देखो ध्यान से, चित्र में आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, माउंटेन नज़र आ रहे होंगे, जिन पे ये सफ़ेदी फैली हुई है, कितनी सुंदर लग रहे हैं। तो इस प्रकार से ये
लेखक कहते हैं कि मेरी दादी बहुत सुंदर है, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब इस प्रकार से जो फैले हुए जो हैं उसको बोलते हैं। इन द माउंटेन्स एंड एक्सपांस एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और वो ये कहते हैं कि मेरी दादी बहुत सुंदर है, जैसे कि जो पहाड़ हैं, लैंडस्केप जो माउंटेन है, उन पर जिस प्रकार से सफ़ेदी फैली हुई है और शांति और संतोष फैला हुआ है, तो उस प्रकार से मेरी दादी भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। तो चलिए देखिए अब ये क्या देख रहे हैं आप, दादी और पोते। ये पोता कौन है पता है? ये खुशवंत सिंह जी हैं और ये उनकी दादी हैं। ये देखो रियल में नहीं है, ये मैंने बनाया है पिक्चर्स को, मैंने फाइंड किया। ये रियल में खुशवंत सिंह जी नहीं, लेकिन हम कहानी में मान के चलेंगे कि ये खुशवंत सिंह जी हैं और ये उनकी दादी हैं। ठीक है, चलें अब हम समझते हैं। द स्टोरी इन द विलेज, कहानी जो है अब गांव में चलती है, और गांव के उसमें हम समझेंगे कहानी कितने पार्ट में चलती है। कहानी तो एक ही है पूरी, लेकिन ये किस किस जगह चलती है, देखो एक गांव में चलेगी और एक शहर में। तो अभी अपन कहानी कहाँ समझेंगे कि गांव में क्या करते थे, ये कैसे रहते थे ये लोग। तो देखें, द स्टोरी इन द विलेज, माई ग्रैंड मदर एंड आई। कौन बोल रहा है? ये ऑथर कह रहे हैं कि मेरी दादी और मैं वर गुड फ्रेंड्स, एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। और ऑथर कहते हैं कि मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए चले गए तो मुझे दादी के पास छोड़ गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और वो ये कहते हैं कि मैं और मेरी दादी हम साथ में रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। मेरी दादी मुझे सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen। देखो मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ज़्यादा में दिक्कत आएगी। She said her morning prayer, मेरी दादी जो थी मॉर्निंग प्रेयर गाती रहती थी। इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मतलब एक प्रकार से ऐसी राग में गाती रहती थी वो, मतलब जो बहुत ही अच्छी लगती थी सुनने में। लेकिन यहाँ मोनोटोनस का मतलब थोड़ी सी नीरस, मतलब जो उसके वर्डिंग थे ना वो थोड़े से नीरस लगते थे, मतलब ज़्यादा शब्दों पे ध्यान मत देना, शब्द अच्छे नहीं लगते थे उनको, लेखक को। वाइल शी वेद एंड ड्रेस्ड मी इन द होप डैट आई वुड लिसन, और जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे वो तैयार करती थी तब वो ये आशा करती थी कि मैं उनकी प्रेयर को सुनूं। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसको याद कर लूं। आई लिसनड, मैं सुनता था, मैं मतलब ऑथर, मैं सुनता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे मेरी दादी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, और मैंने कभी इसको याद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनकी आवाज़ ही पसंद थी, प्रेयर इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखें जरा दादी और पोते क्या कर रहे हैं। दादी एक रोटी खिला रही है, किसको? पोते को। एक ये स्टील चपाती है, बासी रोटी है जिस पर शक्कर है, घी है। ठीक है, बाद में ये स्कूल ले जाती हैं उसको, बच्चे को। ये पीछे पीछे देखो डॉग्स आ रहे हैं। इस प्रकार की कहानी अपन को दिमाग में रखना है। तो देखें, देन उसके बाद क्या होता है? शी वुड फैच, फैच मतलब होता है, देखो मैं पहले 2 लाइन पढ़ रहा हूँ, तुम कोशिश करना तुम्हें समझ में आया क्या। Then she would fetch my wooden sled which she had already washed and plastered with yellow chalk। बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। Then she would fetch, fetch मतलब होता है कोई चीज़ लाना या लाकर देना। तो अब दादी क्या करती थी, जैसे हम देखते हैं ना हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लो भाई जल्दी से ये आईडी ले लो, तुम्हारी आईडी ना छूट जाए, ये चश्मा ले लो तुम्हारा, ये पानी की बोतल ले लो।
तो अपन ला ला के देते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो वो स्कूल चले जाएं और सब चीज़ छोड़ जाएं। ऐसी दादी क्या करती थी, पहले जब वो पढ़ने जाते थे तो वुडन स्लेट, लकड़ी की एक स्लेट थी, वो उसको ला के देते हैं। देन शी वुड फैच, वो लाकर देती हैं। माई वुडन स्लेट, मेरी वुडन स्लेट ला कर देती हैं। विच शी हैड ऑलरेडी, जिसे उन्हें पहले से ही बोझ उन्होंने धो के रखा था। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और येलो चौक से उन्होंने उसको प्लास्टर्ड कर रखा था। और क्या देती हैं वो, अ टिनी अर्थन इंक पॉट एंड आ रेड पेन, टाई देन ऑल इन अ बंडल। और वो क्या करती हैं कि मुझे एक छोटा सा इंक पैड देती हैं और एक रेड कलर का पेन देती हैं, और ये सब चीज़ें एक बंडल कर देती हैं, इनको सबको एक साथ बांध देती हैं और वो मुझे मेरे हाथ में दे देती हैं। ठीक है, ये कहानी इस प्रकार से समझ में आ रही होगी, मुझे विश्वास है। यहाँ से समझ में आया कि वो क्या बोलता है पोता उनका, मतलब ऑथर क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि वो क्या करती थी, मुझे वुडन स्लेट देती थी जिसे वो पहले से धोकर रखती थी और येलो चौक से प्लास्टर करती थी। ये शब्दों का ध्यान रखना, येलो चौक, अगर मान लो कभी कलर पूछ लिया एग्जाम में तो हमें याद रखना है कैसे, किस कलर से प्लास्टर करती थी वो, येलो चौक से। और क्या देती थी वो, एक इंक पोट देती थी मुझे, एक रेड पेन देती थी, और सभी को एक साथ बंडल में बांधकर और मुझे थमा देती थी। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, और वो नाश्ते में मुझे एक मोटी सी एक रोटी देती थी। कैसी रोटी होती थी वो, स्टेल चपाती, बासी रोटी होती थी। विथ अ लिटिल बटर, उस पर थोड़ा सा बटर होता था, मक्खन होता था। एंड शुगर स्प्रेड, और उस पर वो शक्कर फैला देती थी, शक्कर लगा देती थी उस पर। ठीक है, इसके बाद हम उसको खाने के बाद, देखो ये खा रहा है लड़का, वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल चले जाते थे। ऑथर ये वाली कहानी सुना रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि क्या करते थे वो, एक बासी रोटी दादी उसको देती थी, उस पर थोड़ी शक्कर लगाती थी, उस पर बटर लगाती थी, और वो उसको खाने के बाद स्कूल चले जाते थे। शी कैरेड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और दादी एक काम और करती थी, जब वो स्कूल जाती थी मुझे छोड़ने तो वो अपने साथ कुछ रोटियां और ले लेती थी, किसको खिलाने के लिए, जो गांव के जो कुत्ते थे उनको खिलाने के लिए वो रोटी ले लेती हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, और मेरी दादी जो थी मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी। क्यों जाती थी, क्योंकि मेरा जो स्कूल था एक मंदिर से अटैच था, मंदिर से लगा हुआ था, पास ही में मंदिर था और पास ही में स्कूल था। तो वो क्या करती थी, वो मेरे साथ हमेशा साथ में जाती थी। अब क्या होता था, जो द प्रीस्ट जो हैं वो क्या करते थे, टॉट अस द अल्फाबेट, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो वहाँ के पुजारी थे वो हमें अल्फाबेट पढ़ाते थे और हमें मॉर्निंग प्रेयर को सिखाते थे। ठीक है, वाइल द चिल्ड्रन सेट इन अ रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। कोरस का मतलब होता है जब कोई चीज़ को ग्रुप में गाया जाता है तो उसको कोरस कहते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, बरांडा में लाइन से बैठ जाते हैं, दो लाइनें बना लेते हैं, वो लाइन बाई लाइन बैठकर वो क्या गाते हैं, अल्फाबेट गाने लगते हैं, अल्फाबेट बोलने लगते हैं और प्रेयर को गाने लगते हैं। ठीक है, और क्या होता है, दादी क्या करती हैं वहाँ पर, माय ग्रैंड मदर, पास में टेम्पल था, वो वहाँ पर बैठ जाती हैं और क्या करती हैं, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वहाँ पर धर्म ग्रंथों को पढ़ती हैं। स्क्रिप्चर्स मतलब क्या होता है, धर्म ग्रंथ। यहाँ तक समझ में आया, पूरी क्लियर हुई यहाँ तक। चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, दादी कुत्तों को रोटी खिला रही हैं और दूसरी पिक्चर में दादी चिड़ियों को खाना खिला रही हैं। तो अपन इसको समझेंगे अभी, पहले अपन आगे बढ़ाते हैं कहानी को। When we had both finished, अब क्या होता है कि जब जो ऑथर होते हैं वो अपनी पढ़ाई कर लेते हैं स्कूल में, और दादी जो है मंदिर में बैठकर जो उन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़ लिया था, दोनों का काम कंप्लीट हो जाता है। तो बताते हैं व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का काम कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम वापस आने लगते हैं, मतलब आ जाते हैं।
दिस टाइम द ब्लेज डॉग्स, और ये जो समय होता है ये कुत्तों का कैसा समय होता है, वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर कुत्तों के मिलने का समय होता है। मतलब उनको पता होता है कुत्तों को कि जो ब्लेज डॉग्स होते हैं उन्हें पता होता है कि दादी आएंगी और वो हमें रोटी देंगी, तो वो आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं सभी डॉग्स, एट द टेम्पल डोर। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और कुत्ते क्या करते हैं जब रोटी डालते जाते हैं तो वो पीछे 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 आके हमारे घर तक आ जाते हैं, और क्या करते हैं, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज, और वो बी थ्रू टू देम, जो चपाती हमने उनको दी थी उन चपाती के लिए वो आपस में एक दूसरे पर गुर्राते हैं और आपस में लड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा, ये कहानी अब आपकी सिटी में आ जाएगी। अभी ये जो पूरी कहानी आपने समझी ये कहाँ चल रही थी, ये गांव में। अब दादी और उनका पोता, कौन, खुशवंत सिंह जी, ये कहाँ आ जाते हैं अब, शहर में। देखें अपन जरा, वेन माई पेरेंट्स, अब खुशवंत सिंह जी कहते हैं, मतलब कौन कहते हैं, ऑथर कहते हैं, वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे मम्मी पापा शहर में अच्छे से सेटल हो गए, उन्हें लगा हम अच्छे से रह रहे हैं, अब दादी को और पोते को, मतलब उनके बेटे को बुला लेना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, दे सेंड फॉर अस, और उन्होंने हमें वहां पर बुला लिया। कहाँ बुला लिया, शहर बुला लिया। डेट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप, और ऑथर कहते हैं यही हमारी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट है। हमारी फ्रेंडशिप मतलब दादी और पोते की जो आपस में जो फ्रेंडशिप थी, जो एक अच्छी दोस्ती थी, साथ में स्कूल जाना, साथ में वापस आना, कुत्तों को रोटियां खिलाना, सुबह दादी नहलाती थी उसको, तैयार करती थी, तो ये जो एक अच्छी बॉन्डिंग थी उनकी, अच्छी जो फ्रेंडशिप थी, यहीं से पूरी दोस्ती में उनकी टर्निंग पॉइंट आ जाता है। कुछ बदलाव होना शुरू होगा। चलो क्या बदलाव होता है शहर में, अपन देखते हैं। ऑल्दो बी शेयर्ड द सेम रूम, जैसे वो गांव में एक कमरे में रहते थे साथ में, वैसे ही उनको यहाँ भी एक रूम दे दिया जाता है, दादी को और उनके पोते को, तो दोनों एक दूसरे के साथ एक कमरे में ही रहते हैं। लेकिन अब बदलाव क्या क्या आना चालू हो जाता है, अब सुने जरा। माय ग्रैंड मदर, ऑथर कहते हैं कि मेरी दादी जो थी, नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरे साथ स्कूल छोड़ने मुझे नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी, क्योंकि आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल, एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। किस चीज़ से जाते थे, इन अ मोटर बस, और बस में बैठकर वो चले जाते थे, इसलिए दादी अब स्कूल तक नहीं जाती थी छोड़ने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर वर नो डॉग्स, अब एक बड़ी समस्या, पहले तो दादी छोड़ने जाती थी, रास्ते में डॉग्स मिलते थे, यहाँ पर डॉग्स भी नहीं है। इन द स्ट्रीट्स, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, यहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं है। एंड शी टुक टू फीडिंग, अब दादी ने क्या किया, किसको खिलाना चालू कर दिया रोटी, स्पेरोज इन द कर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और जो हमारे सिटी का घर था, वहाँ का जो आंगन था, वहाँ कुछ चिड़िया आती थी, उनको दादी रोटी तोड़कर खिलाने लगी। यहाँ तक समझ में आया क्या बदलाव आ रहा है अब शहर में। सबसे पहला बदलाव तो ये आया कि दादी अब स्कूल तक छोड़ने नहीं जा पाती थी, यहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे जिनको खाना खिला पाए, रोटी खिला पाए, तो अब दादी किसको रोटियां खिलाने लगी, स्पेरोज को। ठीक है, एज द ईयर्स रोल्ड, अब धीरे धीरे समय बीतता गया, समय धीरे धीरे बीतने लगा, इसी प्रकार से यही रूटीन बन गया। बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, और हम अब दादी और मैं अब एक दूसरे से थोड़ा सा कम मिलने लगे, मतलब एक दूसरे को थोड़ा सा कम देखने लगे, क्योंकि ज़्यादातर समय कहाँ निकल जाता था, स्कूल में निकल जाता था। ठीक है, तो आने के बाद और भी काम रहते हैं, तो दादी और ये आपस में इनका मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो गया। तो ये इस प्रकार से एक टर्निंग पॉइंट आता है, आगे भी समझें, और अच्छी कहानी है। चलें अब देखें, दादी थोड़ी सी दुखी भी होती हैं, अब क्यों होती हैं दुखी अपन देखेंगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू बैक मी अप एंड गेट मी रेडी
फॉर स्कूल। अब दादी जब साथ में रहती थी, शहर में भी एक कमरे में ही दादी और पोते दोनों साथ में रहते थे, तो दादी ने क्या किया, कुछ समय तक तो क्या किया, क्या कंटिन्यू किया, क्या लगातार किया उन्होंने, अपने पोते को वो जगाती सुबह, फिर उसको क्या करती थी, तैयार करती थी स्कूल के लिए। ऐसा इन्होंने शहर में भी किया, ठीक है, और फिर उसको स्कूल भेज देती थी। व्हेन आई केम बैक, अब जब स्कूल चला गया पोता, ओथर बोलते हैं जब मैं स्कूल चला गया, उसके बाद जब स्कूल से वापस आया, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, टीचर हैड टॉट मी, बिल्कुल। तो जब मैं स्कूल से वापस आता था तो दादी मुझसे पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। तो अब देखो, मैं इंग्लिश स्कूल में जाता था, तो अब क्या पढ़ाते होंगे वहाँ पर, इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं दादी को बताता था। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता था इंग्लिश वर्ड्स, कुछ अंग्रेजी शब्दों के बारे में बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और जो वेस्टर्न का जो साइंस है उसके बारे में उनसे बातें शेयर करता था। कैसे, एंड लर्निंग्स, और क्या मैंने सीखा उसके बारे में। तो दादी को मैं बताता था द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो नियम था उसके बारे में, आर्कीमेडीज प्रिंसिपल्स, आर्कीमेडीज प्रिंसिपल के बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, धरती गोल है, इस बारे में। ऐसी बहुत सारी बातें दादी को बताता था। अब दादी को क्या होता, ये सब बातें समझ में नहीं आती, तो दिस मेड हर अनहैप्पी, और दादी दुखी हो गई। दादी को लगा कि मेरे बच्चे की मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकती। वहाँ गांव में तो जब पढ़ता था तो दादी घर पे भी पढ़ा देती थी अल्फ़ाबेट वगैरह। अब लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगा बेटा उनका, जो पोता था इंग्लिश मीडियम में, और इतने सारे नियम, इतनी सारी विदेशी पढ़ाई, ठीक है, विदेशी पढ़ाई से मतलब जो वेस्टर्न साइंस वगैरह की जो पढ़ाई थी उसके बारे में, तो दादी को ये कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो दादी बड़ी दुखी हुई, अनहैप्पी हुई। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, ऑथर कहते हैं कि वो मेरी लेसन्स में, मेरी पढ़ाई में कुछ भी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव, उनका विश्वास नहीं था, इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और जो मैं अंग्रेजी स्कूल में जो कुछ सीख रहा था उन्हें लगता था ये सब कुछ ठीक नहीं है। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और थोड़ी सी वो व्यथित हो गई, थोड़ी चिंतित हो गई, डैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और बड़ी वो व्यथित हुई, बड़ी थोड़ी सी दुखी हुई कि इस स्कूल में भगवान के बारे में और धर्म ग्रंथों के बारे में तो कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो वो थोड़ी सी दुखी होने लगी। अब दुखी तो थी, और एक दिन उन्होंने, ऑथर ने एक बात और बता दी उनको, देखो क्या बताते हैं। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस डैट, मैंने उन्हें बताया, वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, और ऑथर ने दादी को एक दिन क्या बता दिया कि हमें स्कूल में म्यूजिक भी सिखाया जा रहा है। अब देखो क्या होता है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, अब दादी यहाँ से बहुत डिस्टर्ब हो गई, बहुत परेशान हो गई। जैसे ही उनको पता चला कि मेरे पोते को स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है तो वो परेशान हो गई। अब वो क्यों परेशान हो गई समझो। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनको लगता था कि जो म्यूजिक जो सिखाया जाता है ये बहुत ही तुच्छ और अशिष्ट लोगों के लिए होता है, ठीक है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, वो, और वो ये मानती थी कि ये जो 2 नंबर के काम करते हैं ना, जो हार्लोट्स होते हैं, एंड बेगर्स जो बेकारी होते हैं, उनके लिए ये म्यूजिक का काम है, नाचना गाना उनके लिए, नाचना गाना सभ्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक। उनको ऐसा लगता था ये सब बेकार लोगों के काम है, अच्छे लोगों के काम नाच गाना करना नहीं है। तो इसलिए दादी को लगा कि मेरे पोते को भी ये सब चीज़ सिखाई जा रही हैं, तो वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। और अब क्या करती हैं, शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, और अब वो कुछ कहती नहीं है अपने पोते से, और चुप्पी साध लेती हैं। उसका ही चुप्पी साधने का ही मतलब होता है कि अब वो इससे राजी नहीं है, मतलब वो नहीं चाहती कि वो म्यूजिक सीखे, ठीक है। इस प्रकार से ये आगे है। सी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर डैट, और
ऑथर कहते हैं कि अब इसी घटना के बाद से दादी ने मुझसे कम बोलना चालू कर दिया, मतलब वो बोलना बंद कर देती हैं, थोड़ा सा बातचीत कम होने लगती है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। अब क्या कर रही हैं दादी, ध्यान से देखें। दादी एक चरखा चला रही हैं, एक जगह चिड़ियों को दाना खिला रही हैं। कोई चिड़िया इनके पैर पे बैठी हुई है, कोई कंधे पे बैठी है, कोई सिर पर बैठी हुई है। इसको ध्यान से देखें, ठीक है। चलें अब अपन आगे समझते हैं। When I went up to यूनिवर्सिटी, अब क्या होता है जब ये उनका पोता थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, अब वो स्कूल से कहाँ जाएगा, यूनिवर्सिटी जाता है आगे की पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। तो व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, ऑथर कहते हैं जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन आ रूम ऑफ माई ओन, और मेरे ही घर में मुझे एक अलग से कमरा दे दिया गया पढ़ाई करने के लिए। अब दादी पे एक और मुसीबत आ गई कि चलो पोते के साथ जैसे तैसे रहते तो थे, अब दादी अलग कमरे में, पोता अलग कमरे में अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उनके साथ समस्या हो गई। अब क्या हुआ, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, बची खुची जो ये थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप बची हुई थी साथ में रहने के कारण, लेकिन वो भी अब ये लिंक भी टूट जाती है, वाज स्नैप्ड। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रेजाइनेशन, तो अब मेरी दादी इस सब को स्वीकार कर लेती है। शी रियरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो क्या करती थी दादी, चरखा चलाने लगी और अब वो किसी से भी बात करने के लिए नहीं उठती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह सूर्य उदय से बैठ, जब सूर्य उदय होता था तब से वो बैठती थी और जब तक वो डूबता था तब तक वो बैठी रहती थी। शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो अपनी चरखा चलाती रहती थी और प्रेयर करती रहती थी, ठीक है। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय में, सी रिलैक्स्ड, वो थोड़ी रिलैक्स होती थी, फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, और दोपहर के समय में वो थोड़े समय के लिए चिड़ियों को रोटियां खिलाती थी। वाइल शी सैट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, अब वो क्या करती थी, जब वो थोड़ी समय के लिए बरांडा में बैठती थी दादी, तब वो क्या करती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती थी और किसको खिलाती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड, उनके आसपास आकर बैठ जाती थी। हर क्रीटिंग अ वेरिटेबल वेलम ऑफ चिरपिंग्स, और चहचहाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उनके पैरों पर बैठती थीं। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठती थीं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़ियाँ उनके सिर पर बैठ जाती थीं। शी स्माइल्ड, और दादी मुस्कुराती थीं, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उनको भगाती बिल्कुल भी नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये आधे घंटे का जो समय वो रिलैक्स करती थी, स्पेरोज के साथ बिताती थी, ये इनके पूरे दिन का सबसे सुखद समय होता था। तो आप देख रहे हैं कि दादी की लाइफ धीरे धीरे कैसे पोते से अलग होती जा रही, कैसे उससे पोते से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कहाँ कितना अच्छा समय दादी का था जब वो गांव में उसको नहलाती थी, तैयार करती थी, एक बासी रोटी खिलाना, कुत्तों को रोटी खिलाना, स्कूल जाना पोते के साथ। जब शहर में आई तो वो धीरे धीरे, पहले तो स्कूल जाना बंद हुआ, कुत्तों को रोटी खिलाना, क्योंकि वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे, फिर उन्होंने चिड़ियों को रोटी खिलाई। अब जैसे तैसे वो अपने पोते के साथ रहती थी, तो उसको अलग कमरा दे दिया, दादी अलग कमरे में रहने लगी। तो अब क्या बीतती होगी दादी पे, वो दादी ही जानती हैं। जैसे खुशवंत सिंह जी की दादी जानती हैं, वैसे ही सबकी दादी समझती हैं। अब क्या होता है आप देखिए, यहाँ पिक्चर देखिए ध्यान से। दादी खड़ी हुई हैं, उनका पोता बड़ा हो गया है,
पीछे ट्रेन खड़ी हुई है, कहाँ है दादी? रेलवे स्टेशन पर। और दूसरे पिक्चर में ये देखो दादी पोते को माथे को चूम रही हैं, मतलब उससे प्रेम से विदा कर रही हैं। तो देखें, इसको समझते हैं अपन। अब यहाँ पर देखें हम, व्हेन आई डिसाइडेड, ऑथर कहते हैं कि जब मैंने ये तय किया, क्या तय किया? टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैंने ये तय किया कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। अब्रॉड से मतलब क्या है? दूसरे देश जाना, दूसरे देश जाना है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है जब दादी को ये सब पता चलेगा कि मैं विदेश जा रहा हूँ तो वो बहुत दुखी होंगी, वो पूरी तरीके से टूट जाएंगी। ये सब चीज़ ऑथर सोचने लगता है। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, और ऑथर सोचता है कि जब मैं विदेश जाऊंगा तो मेरी दादी क्या होंगी? अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और ऑथर 5 साल के लिए विदेश जा रहे हैं। तो क्या हुआ? वो बता रहे हैं कि जब मैं 5 साल के लिए जाऊंगा तो दादी अपसेट हो जाएंगी और वो पूरी तरीके से टूट जाएंगी, उनको बहुत बुरा लगेगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र के हिसाब से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 5 साल बहुत होते हैं, हो सकता है कि इस बीच में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए। तो इस बारे में ऑथर सोचता है। बट लेकिन होता क्या है? माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो दादी थी वो सब इस बारे में जानती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और किसी प्रकार से वो भावुक नहीं हुई, उन्होंने कोई भावना व्यक्त नहीं की। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन मेरी दादी जो है मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की, और मतलब मुझसे बात का मतलब है कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, और ना ही उन्होंने कोई इमोशन दिखाया, कोई भावना दिखाई इस बारे में कि मैं बाहर जा रहा हूं तो वो दुखी हो रही हैं, इस प्रकार से उन्होंने शो ऑफ कुछ भी नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होंठ थे प्रेयर के लिए मूव हो रहे थे। हर माइंड वाज लोस्ट इन प्रेयर, और उनका पूरा जो दिमाग था प्रेयर में खोया हुआ था, वो प्रेयर कर रही थी लगातार। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो उनके पास माला थी उसको, उसके मनके को, वो माला को जपने में, माला फेरने में वो उनकी उंगलियां व्यस्त थीं। साइलेंटली शी किस्ड माई, जो है जब उन्होंने मेरे माथे को चूमा तो मैंने इस नमी को इस सोच के साथ संभाल कर रख लिया कि ये मेरे और दादी के मिलने का हो सकता है आखिरी साइन हो, इसके बाद मैं दादी से मिल ही ना पाऊँ, क्योंकि 5 साल बहुत होते हैं। तो ऑथर को लगता है जब मैं पढ़ाई करके वापस लौटूं तो उनकी एज के हिसाब से उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है वो मुझे ना मिले। बट डेट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, जब मैं वापस आया, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं अपनी दादी से स्टेशन पर फिर से मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और मैंने क्या देखा कि दादी एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नज़र नहीं आ रही थी। तो इस प्रकार से ये एक कहानी दादी की है। तो अपन आगे और चलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, कहानी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? तो उम्मीद करता हूँ लग रही होगी। अब देखेंगे हम, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल सी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, और उनके पास अब कहने को, जब स्टेशन पे दादी थी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे और कुछ नहीं बोला, और सीधा मुझे अपने गले लगा लिया। आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो जब वो प्रेयर कर रही थी, रिसाइट कर रही थी, तो उसकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी, क्योंकि उनके होंठ लगातार प्रेयर के लिए चल रहे थे, मूव हो रहे थे। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, अब आगे वो बताते हैं कि जब मेरा आने का पहला दिन था तब भी क्या हुआ, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पेरोज,
और उन्होंने अपना पहला, जब मैं पहला दिन था मेरा वापस लौटने का, उस दिन उन्होंने अपना उस दिन को भी स्पैरो जो थी उनके साथ बिताया। whom she fed longer and with frivolous rebukes, और उन्होंने क्या किया, उनको पहले से ज़्यादा खाना खिलाया और उनको पक्षियों को जो स्पैरोज थी उनको डांटा भी। डांटने का मतलब थोड़ा सा उनसे इस प्रकार से बोला कि वो इधर उधर बैठ जाती थी कि चलो ये मत करो वो मत करो, इस प्रकार से उन्होंने पक्षियों से बोला। अब देखें, इन द इवनिंग, शाम के समय क्या हुआ, आ चेंज केम ओवर हर, एक अलग सा परिवर्तन नजर आया दादी में। जैसा दादी रोज दादी का रूटीन होता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, दादी के जो रूटीन में एक अलग सा परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे ही नहीं की उस दिन। जिस दिन मैं वापस लौटा उस दिन उन्होंने प्रे नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया। और क्या किया उन्होंने, गोट एन ओल्ड ड्रम, और उन्होंने एक पुराना ड्रम लिया, देख रहे हो आप, ये ढोल लिया हुआ है दादी ने। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना चालू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors, और उन्होंने क्या किया कि फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक उस ढोल को बजाती रही वो, और उन्होंने होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जब योद्धा घर वापस आते हैं, योद्धाओं के घर वापसी की जिस प्रकार से सॉन्ग गाए जाते हैं वैसे इन्होंने सॉन्ग गाए। बी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप, हमें उनको परस्यूट करना पड़ा, उन्हें मनाना पड़ा कि अब वो रुक जाएं। टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग, ओवर ट्रेनिंग, और हमें उन्हें मनाना पड़ेगा वो इतनी ज़्यादा ऐसा ना करें, मतलब वो थक जाएंगी नहीं तो बीमार पड़ जाएंगी। डेट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय मुझे देखने मिला, ऑथर कहते हैं कि ये मैंने पहली बार देखा। क्या देखा, सिंस आई हैड नोन हर डेट शी डिड नॉट प्रे, और मैंने ये पहली बार देखा जब से मैं उन्हें जानता हूँ, जब से मैंने उनको देख रखा है कि वो प्रेयर रोज करती थी, लेकिन उन्होंने उस दिन प्रेयर नहीं की। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ तक सभी ने समझ लिया है और मुझे उम्मीद है सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब दादी का पोता विदेश से पढ़ाई करने के बाद वापस आता है तो दादी क्या करती हैं, पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर लेती हैं और एक पुराना ढोल उठाती हैं, उसे खूब बजाती हैं, खूब गाती हैं वो, और खूब डांस करती हैं, खूब नाचती हैं। मतलब अब क्या करती हैं वो, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स जो सॉन्ग होते हैं जिस समय योद्धा वापस आते हैं उस समय जो गाए जाते हैं गीत, वो गीत को दादी खूब गाती हैं। अब हम आगे समझते हैं। अब आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें दादी को। दादी एक पलंग पर लेटी हुई हैं, बड़ी शांत दिख रही हैं। तो क्या हो गया है दादी को, अब इसको हम समझते हैं। जब दादी बहुत नाचना गाना करती हैं, बहुत ढोल बजाती हैं, तो उम्र के हिसाब से वो बहुत थक जाती हैं। हालांकि उनको बहुत समझाया गया, लेकिन दादी इतनी खुश थी अपने पोते की वापसी पर कि उन्होंने उस दिन अपनी प्रेयर तक छोड़ दी थी। तो चलिए हम आगे समझते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह क्या होता है, दादी बीमार हो जाती हैं। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और इसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो दादी का चेकअप करता है और डॉक्टर क्या कहता है कि दादी को थोड़ा सा बुखार है और ये बुखार जल्दी ही चला जाएगा, मतलब जल्दी दादी ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब क्या होता है, दादी ये सब बातें सुनती हैं, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन दादी कुछ अलग ही सोचती हैं इस बारे में। और क्या कहती हैं सुने, शी टोल्ड अस डेट, दादी कहती हैं हर एंड वाज नियर, और दादी फिर सभी लोगों से कहती हैं अब मेरा अंत निकट है। उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है कि अब वो और ज़्यादा नहीं जी सकेंगी या नहीं जी पाएंगी। और क्या कहती हैं दादी, शी सेड दैट since only few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray,
दादी कहती हैं कि उनने अपने अंतिम चैप्टर, जो उनके जीवन का जो अंतिम चैप्टर था, अंतिम अध्याय था, उसके खत्म होने के कुछ घंटों पहले से उन्होंने अपनी प्रेयर जो थी वो करना छोड़ दी थी। इसलिए वो अब क्या चाहती हैं सभी से, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और दादी ये कहती हैं कि अब मैं बात करने में अपना जरा सा भी समय खराब करना नहीं चाहती और मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। अब क्या होता है, जब वो प्रेयर करने की जिद करती हैं तो सभी लोग उन्हें बहुत समझाते हैं। बी प्रोटेस्टेड, हमने उनकी बात का प्रोटेस्ट किया, हमने उनको सबको समझाया, विरोध किया, लेकिन दादी क्या करती हैं, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। जो हमने उनकी बात को विरोध किया था कि दादी आप प्रेयर मत करो, हमने उनको जो समझाया तो दादी ने हमारी बात को इग्नोर कर दिया और वो क्या करने लगी, शी ले पीसफुली इन बेड। वो पलंग पर शांति से लेट जाती हैं और क्या करने लगती हैं, प्रेइंग करने लगती हैं, प्रेयर करने लगती हैं। एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी माला को जपने लगती हैं। तो इस प्रकार से ये दादी ऐसा करने लगती हैं। चलिए हम आगे समझते हैं। अब देखें जरा ध्यान से, क्या नज़र आ रहा है हमें, दादी नज़र आ रही है यहाँ पर, एक लाल कपड़े से ढकी हुई है, पास में चिड़िया बैठी हुई है, रोटी पड़ी हुई है, चिड़िया खा नहीं रही उसे। तो ये पिक्चर अपने दिमाग में रखना, इससे ये पूरा हमारा जो जितना भी ये सामने लिखा हुआ है ये सब समझ में आ जाएगा। तो देखें अब इसको समझें। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। अब बड़ी ही दुखद घटना घट जाती है। दादी पलंग पर शांति से लेट जाती हैं, अपनी माला जपने लगती हैं, प्रेयर करने लगती हैं। कहीं ना कहीं दादी को ये एहसास हो चुका था कि अब उनका समय, ये आखिरी समय चल रहा है, मतलब उनका अब अंत निश्चित है, अंत पास में ही है उनका। तो अब क्या होता है, जब तक कि हम ये सब कुछ समझ पाते, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, क्या हुआ, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, और जो दादी प्रेयर कर रही थी, जो उनके लिप्स जो मूव हो रहे थे वो मूव होना बंद हो जाते हैं। और क्या होता है, द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। लाइफलेस, अब उनकी उंगलियों में जान नहीं बची, लाइफलेस हो गई, वो मृत हो गई, एक प्रकार से जीवन ही नहीं बचा उनकी उंगलियों में, और वो उन उंगलियों से उनकी जो माला होती है वो छूटकर नीचे गिर जाती है। ठीक है, आ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू। चलो पहले हम इतना समझ लेते हैं। आ पीसफुल पेलर, एक शांतिनुमा जो छाया होती है, स्प्रेड मतलब फैल जाती है, ऑन हर फेस, दादी का चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है। अब क्या होता है आगे, एंड वी न्यू, और हम समझ चुके थे, डैट की शी वाज डैड, और हम सभी समझ गए थे कि अब दादी खत्म हो चुकी हैं, दादी मर चुकी हैं। ये सभी के लिए बहुत दुखद क्षण था। बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम उनको क्या करते हैं, पलंग पे जो लेटी हुई थी, पलंग पर वो खत्म हो जाती हैं तो हम उनको पलंग से उठाते हैं। एंड एज इज कस्टमरी laid her on the ground and covered her with a red shroud। अब दादी जब खत्म हो जाती हैं तो हम उनको उनके पलंग से उठाते हैं और रस्म के मुताबिक उन्हें कहाँ लिटाते हैं, ग्राउंड पर लिटाते हैं और उनको लाल कफन से ढक देते हैं। तो मैं इस दुखद क्षण पर किसी कवि की मुझे दो लाइन याद आती हैं जो मैं आपको कहना चाहूँगा। ये कहानी बड़ी मार्मिक है, तो इसमें दो लाइन क्या है मैं बताऊं आपको। यूं तो इस दुनिया में लाखों लोग मरते हैं, यूं तो इस दुनिया में लाखों लोग मरते हैं, अपना कोई मरता है आंसू तब निकलते हैं, अपना कोई मरता है आंसू तब निकलते हैं। तो इससे ये हमें समझ आता है कि ये कैसा क्षण होगा जब ऑथर बहुत दुखी होंगे, मतलब इस प्रकार से उनके अंदर दुख होगा जिसको वो व्यक्त भी नहीं कर सकते।
तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे समझते हैं क्या होता है कहानी में। आप देखें जरा ध्यान से, क्या नज़ारा आ रहा है हमें, ये नज़ारा देखें। वही नज़ारा है, दादी जो है स्ट्रेचर पर लेटी हुई हैं और लाल कपड़े से ढकी हुई है, चिड़िया बैठी हैं पास में, रोटियां पड़ी हुई हैं। यहाँ इसमें एक नई बात आपको नज़र आ रही होगी, आपको यहाँ प्रकाश भी नज़र आ रहा, रोशनी भी नज़र आ रही होगी। तो ये पूरी एक पिक्चर से आपको ये भी क्लियर होगा कि यहाँ पर हमें क्या समझना है। तो देखें अब, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, क्या होता है जब दादी खत्म हो जाती हैं, सभी लोग दुखी होते हैं, शोक प्रकट करते हैं, शोक मनाते हैं। तो यही बताया गया है इसमें कि आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के शोक के पश्चात, कुछ घंटों का दुख मनाने के बाद, आप सब लोग क्या करते हैं, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, और सभी क्या करते हैं, दादी को अकेला छोड़ देते हैं। कहाँ पर, उनके कमरे में। अब ये लोग कहाँ चले जाते हैं सभी, टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार, और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और तैयारी में लग जाते हैं। तो दादी अकेले कहाँ लेटी हुई हैं अभी, वो बरामदे मतलब कमरे के पास बरामदे में लेटी हुई हैं। इन द इवनिंग, अब थोड़ा समय ढलता है, शाम होने लगती है। वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। अब क्या होता है, दादी के दाह संस्कार के लिए हम उनके कमरे में स्ट्रेचर लेके जाते हैं, जिससे उनको ले जाया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द सन वाज सेटिंग, अब उस समय जब हम दादी को लेने जाते हैं तो क्या होता है, उस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है, मतलब सूर्य डूब रहा होता है, मतलब अंधेरा हो रहा होता है धीरे धीरे। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और हम क्या देखते हैं कि दादी का जो कमरा है, जो बरांडा है, वो एक सुनहरे प्रकाश से भर गया है, मतलब उसमें पूरा सुनहरा प्रकाश हो गया है। ऐसा लगता है कि सूरज डूबने के बाद भी ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। बी स्टॉप्ड, ये सब चीज देखकर क्या होता है, हम रुक जाते हैं हाफ वे इन द कर्टयार्ड, और हम आंगन में जाते समय आधे ही आंगन में रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब बातें हमें कौन बता रहा है, ये सब बातें हमें ऑथर बताता है। चलें अब हम आगे देखते हैं क्या होता है आगे। एक बार स्क्रीन पर ये पिक्चर फिर से देख लीजिए। अब ये फाइनल है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऊपर ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, उसके बाद ये पिक्चर नजर आ रही है। ये कौन है अभी हम समझते हैं। देखें, all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and still wrapped in the red shroud। अब क्या होता है, दादी जो है बरांडा में उनके कमरे में लाल कफन से ढकी हुई हैं और लेटी हुई हैं। वहाँ क्या होता है, thousands of sparrows sat scattered on the floor, और हजारों की संख्या में वहाँ चिड़िया बैठी हुई होती हैं, स्पैरोज बैठी हुई होती हैं, और वो क्या कर रही होती हैं वहाँ पर, समझते हैं हम। देयर वॉज नो चिरपिंग, और सभी चिड़िया इतनी शांति से बैठी हुई थी दादी के पास, जैसे मानो वो भी दादी के जाने का दुख मना रही हों। उनको कोई भी चिड़िया उसमें से आवाज नहीं कर रही होती है। बी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स, और हम सभी जब इन चिड़ियाओं की ऐसी स्थिति देखते हैं तो हमें उन पर दया आ जाती है। हमें लगता है चिड़िया भूखी होंगी, तो हम क्या करते हैं, एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उन चिड़ियों के लिए कुछ रोटी लाती हैं। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स मतलब होता है टुकड़े, जो रोटी के टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं क्रम्स। तो मेरी माँ क्या करती हैं, उन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े कर देती हैं। द वे ऑफ माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस प्रकार से उन चिड़ियों के लिए मेरी दादी रोटी के टुकड़े करके डाला करती थी, उसी प्रकार मेरी माँ ने भी उन रोटियों के टुकड़े वैसे ही कर दिए। और क्या किया उन्होंने, एंड थ्रू इट टू देम, और उन चिड़ियों को वो टुकड़े, रोटी के टुकड़े डाल दिए। अब चिड़िया क्या करती हैं देखें, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड,
और जो रोटी डाली गई थी, चिड़िया जो होती हैं, स्पैरोज होती हैं, वो उसको नोटिस नहीं करती हैं। उनमें से कोई भी चिड़िया उस रोटी को नहीं खाती है, क्योंकि चिड़िया जो है दादी के जाने के लिए, दादी के जाने के वजह से वो भी शोक प्रकट कर रही हैं। अब क्या होता है आगे, वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम दादी की लाश को, दादी को ले जाते हैं, तो उसके बाद दे फ्लू अवे क्वाइटली, और सभी चिड़िया धीरे से शांतिपूर्वक उड़ जाती हैं और चली जाती हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगली सुबह क्या होता है, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अब अगली सुबह क्या होता है, एक स्वीपर आता है, झाड़ने वाला आता है, और उन रोटियों के टुकड़ों को झाड़ता है और किस में डाल देता है, डस्टबिन में डाल देता है। तो इस प्रकार से ये जो दादी की और नरेटर की जो दिल छू लेने वाली कहानी है, इस प्रकार से ये पूरी हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने पूरा प्रयास किया है, केवल हिंदी अकेले में नहीं, बल्कि मैंने इंग्लिश के पूरे कंटेंट को आपके सामने पूरा पढ़ाया है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन जो एमपीटेट ग्रेड फर्स्ट में आता है तो कहीं से भी किसी प्रकार से ना छूटे। लाइन बाय लाइन समझा दिया है अच्छे से। यदि आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हैं तो आप ये समझना कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो आप तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसे स्टूडेंट जो एमपीटेट ग्रेड फर्स्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, जिसमें हमें कंटेंट भी बहुत इजी मिल जाए, जिससे आसानी से हम उसको समझ सकें और आसानी से एग्ज़ाम को कर सकें। ऐसे स्टूडेंट जो एमपीटेट ग्रेड फर्स्ट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और जिनको लगता है कि हमें थोड़ा सा इजी वे में थोड़ा कंटेंट मिल जाए जिसको हम आसानी से समझ सकें, आसानी से कर सकें, तो मैं आपको बता दूं, आप इसके लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाइए, हमारे ऐप का नाम है सरल एजुकेशन, ये हमारे ऐप का नाम है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ऐप डाउनलोड करने में या डाउनलोड के बाद कोई भी समस्या आती है किसी प्रकार से, तो आप हमें 90093232 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान में ऑफर प्राइस चल रही है हमारे कोर्स पर। पूरा आपको लिटरेचर जो है 499 में आपको मिल रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।